हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। देखिए, क्या आपने सोचा है जो शख्स कभी एशिया के सबसे अमीर लोगों में आता था, आज ईडी की पूछताछ और घोटालों में फंसा हुआ है। तो आज हम आपको बताएंगे अनिल अंबानी ग्रुप के 17,000 करोड़ के घोटाले की पूरी कहानी, कैसे ये शुरू हुआ, कौन कौन शामिल थे, किस तरीके से फर्जी बैंक गारंटी बनाई गई या बात हो रही है, आखिरकार ईडी ने किस किस को सम्मन भेजा है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, क्योंकि आज आप जानेंगे वो सच्चाई जो अभी तक आपको नहीं पता थी। पार्ट वाइज है, पार्ट 1 पार्ट 2। तो पार्ट 1 में हम जानते हैं एक समय के बिजनेस किंग को। अनिल अंबानी एक समय में इंडिया के टॉप 5 अमीर में शामिल थे, तो बिजनेस किंग हो ही गए। और आज 17,000 करोड़ के स्कैम से जुड़ा नाम। लेकिन कहानी क्या है, कौन है अनिल अंबानी? तो अनिल अंबानी भारत के बिजनेस टाइकून धीरू अंबानी के बेटे हैं। 2005 में जब मुकेश और अनिल अंबानी का रिलायंस साम्राज्य बटा, तो मुकेश को मिला तेल, गैस और रिफाइनिंग का बिजनेस, और अनिल को मिला टेलीकॉम, पावर और इंफ्रा और फाइनेंस का बिजनेस। शुरू में सब कुछ सही जा रहा था। अब कहोगे सही सही का मतलब रिलायंस कम्युनिकेशन, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस कैपिटल जैसे ब्रांड बने उस समय में। तो कहोगे गिरावट की शुरुआत कब हुई? 2010 के बाद अनिल अंबानी की कंपनियों में गिरावट आने लग गई। आरकॉम का टेलीकॉम बिजनेस, एयरटेल और बाद में जियो के कारण बुरी तरह पिट गया। रिलायंस पावर का आईपीओ धराम हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट टाइम पर पूरे नहीं हुए। इंफ्रा प्रोजेक्ट में कॉस्ट ओवररन और फंडिंग की कमी आने लग गई। तो कैसे हुआ? क्योंकि वहां पर घुमा लोन का यानी कर्ज का चक्रव्यूह धीरे धीरे कंपनियों को चलाने के लिए। क्या आप मेरी तरह स्टॉक सिलेक्शन करना चाहते हो, वो भी सिर्फ 2 मिनट में? तो 5 एआई स्क्रीनर आपको देने वाला हूं, जिससे इंट्राडे और स्विंग के लिए आप स्टॉक सिलेक्ट कर सकते हो 2 मिनट में। दिन भर बच्चों की तरह मार्केट देखने की जरूरत नहीं है। 10 अगस्त की स्मार्ट मनी मास्टर क्लास में, जहां पे राखी का बम्पर ऑफर दिया जा रहा है, 3 महीने की जगह 6 महीने की मेंटरशिप, 3 मंथ की इलीट मेंबरशिप, जिसमें हर हफ्ते एक वीडियो आएगी जो आपको बताएगी मार्केट किस तरीके से क्या कह रहा है, जो आपको सीखना चाहिए। साथ में आपको डिस्काउंट मिल रहा है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट, रिवीजन, साथ में फंडामेंटल का कोर्स फ्री मिल रहा है। जी हाँ, और आपको मिल रहा है कुछ ऐसे प्रॉम्प्ट, जो प्रॉम्प्ट से आप किसी भी स्टॉक की एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सिर्फ 2 मिनट में कर पाओगे। यानी जो मैं फंडामेंटल की वीडियो बनाता हूं ना, तो क्या ऐसे प्रॉम्प्ट आप डालोगे कि क्विकली कंपनी के बारे में आप रीड कर सको कि भैया उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मौका ना जाए, 9708094321 पे कॉल कीजिए। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। तो रिकॉर्डेड कोर्स पे तो 50% का डिस्काउंट चल रहा है, राखी तक लिमिटेड सीट अवेलेबल है। कॉल कीजिए और ज्वाइन कीजिए। लोन पर लोन लिया जाने लगा, एक कंपनी से दूसरे कंपनी को पैसे दिए गए, जिससे असली फाइनेंशियल हेल्थ छुपाई जा सके। जैसे एक परिवार में घर चलाने के लिए एक भाई दूसरे से उधार लेता जाता है ना, लेकिन कमाई ना हो तो पूरा परिवार डूबेगा ना, पूरा घर डूबेगा ना। वही हुआ रिलायंस ग्रुप के साथ। तो अब यहां पर एंट्री होती है 17,000 करोड़ के लोन गेम की। तो यहां पर शॉर्ट में पहले हमने जान लिया कि भैया अनिल अंबानी का बिजनेस साम्राज्य गिरा है, कंपनी घाटे में चली गई है, और अब शुरू हो रहा है 17,000 करोड़ का लोन घोटाला। अब इस खेल में शामिल कौन कौन था? तो रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस, रिलायंस होम फाइनेंस, ये दोनों कंपनियां थी एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। अब इनका काम क्या है? कर्ज देना। किनको? घर खरीदने वाले को, बिजनेस जो छोटे व्यापारी लोग होते हैं ना उनको, एमएसएमई है उनको। लेकिन हुआ क्या? तो इन कंपनियों ने बैंक से कहा कि हमें पैसा चाहिए ताकि हम लोग को लोन दे। बैंक भी मान गए क्योंकि यही तो धंधा था ना। और रिलायंस का नाम था, पुराना ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा था, कंपनियों ने अच्छे डॉक्यूमेंट दिखाए, और फिर शुरू हुआ लोन का खेल। अनिल अंबानी की इन कंपनियों ने लोन लिया था करीब 20 बैंक से, 20 बैंक, जिसमें एसबीआई, यस बैंक, आईसीआईसी, एचडीएफसी बैंक, एक्सिस, यूको, पंजाब एंड सिंध बैंक, और भी कई सारे नाम की लंबी लिस्ट है। यहां पे ध्यान देने वाली बात है, कुछ लोन थे 500 करोड़ के, कुछ 2000 करोड़ तक के। तो टुकड़ों में 17,000 करोड़ का कर्ज खड़ा हो गया। तो अब सवाल यह है कि चालबाजी क्या थी, क्योंकि मैंने कहा ना कि यहां पर खेल था। तो अब शुरू होता है स्कैम का मैकेनिज्म। स्टेप 1, बैंक से लोन लिया गया आरएचएफ या आरसीएफएल के नाम पर। स्टेप 2, बोला गया कि ये लोन आम लोग या छोटे बिजनेसमैन या एमएसएमई को दिया जाएगा। स्टेप 3, असल में पैसा ट्रांसफर हुआ
रिलायंस ग्रुप की ही दूसरी कंपनियों में, जैसे रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा या फिर कुछ सेल कंपनी में। यानी एक कंपनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, राउंड ट्रिपिंग चालू हो गई। अब कहोगे राउंड ट्रिपिंग क्या होती है? राउंड ट्रिपिंग का मतलब है पैसा एक जगह से शुरू होकर घूम फिर कर वहीं लौटे, लेकिन दिखे कि बहुत कुछ हुआ है। जैसे आरएचएफ ने 500 करोड़ का लोन लिया, वो पैसा भेजा गया एक सेल कंपनी को, मान लीजिए एबीसी प्राइवेट लिमिटेड। एबीसी ने पैसा भेज दिया किसको? रिलायंस इंफ्रा को। रिलायंस इंफ्रा ने उसी पैसे से एक और कंपनी में इन्वेस्ट दिखा दिया। दिखाने में सब लीगल, लेकिन अंदर ही अंदर पूरा नकली। तो उम्मीद करूंगा यहां तक खेल समझ में आया होगा आसान भाषा में। अब आपके दिमाग में एक सवाल होगा, सेल कंपनी क्या होती है? तो सेल कंपनी वो होती है जिनका कोई असली प्रोडक्ट नहीं, न स्टाफ न दफ्तर, सिर्फ नाम, बैंक अकाउंट और कागज, इनका इस्तेमाल सिर्फ एक काम के लिए होता है, पैसा इधर से उधर घुमाने के लिए। तो ईडी की जांच में सामने आया कि आरएचएफ और आरसीएफएल ने ऐसे ही कई सेल कंपनी को लोन दिया जिनका कोई रीपेमेंट ट्रैक रिकॉर्ड ही नहीं था। भैया खेल तो बड़ा है। मजेदार चीज क्या है कि ईडी की रिपोर्ट में लिखा गया कि आरएचएफ और आरसीएफएल को पता था कि जिन लोगों को लोन दिया जा रहा है वो पैसा लौटाएंगे नहीं, फिर भी लोन दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? या तो ये लोन जानबूझकर डुबाने के लिए दिया गया, या फिर जो अंदर की सेटिंग होती है, घुमाना घुमाना घुमाना, उस सेटिंग के लिए दिए गए। अब इसको भी एक एग्जांपल से समझ लीजिए कि मान लीजिए आपके पास एक एनबीएफसी है, रिलायंस लोन मार्ट का एग्जांपल है। आप बैंक से 100 करोड़ लोन लेते हो, कहते हो हम घर खरीदने वाले को देंगे, बराबर, लेकिन आप 50 करोड़ अपने रिश्तेदार की कंपनी को भेज देते हो, 25 करोड़ से अपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हो, और बाकी से आप सेल कंपनी बनाकर पैसा घुमा देते हो। और फिर क्या दिखाते हो अपने बुक्स में? लोन बट गया, लेकिन हकीकत क्या थी? पैसा तो अपने ही जेब में आया। उम्मीद करता हूं आपको पिक्चर क्लियर हुई होगी। तो अब पब्लिक मनी का तो नुकसान हुआ ना, ये पैसा बैंक का पैसा था, और बैंक का पैसा किसका होता है? हमारा होता है, आपका होता है। यानी अनिल अंबानी ग्रुप पर आरोप है कि उन्होंने 17,000 करोड़ का जनता का पैसा इधर उधर घुमाकर डुबो दिया। अब इसमें पार्ट 3 एंट्री होती है यस बैंक एंगल और राणा कपूर की। अब कहोगे ये कहां से घुस गए? तो उस बैंक के नाम में यस बैंक का नाम था ना, और ये वो नाम है जो पहले भी कई बिग लोन के घोटालों में रह चुका है। लेकिन इस बार मामला और भी गंभीर था, क्योंकि सामने था अनिल अंबानी ग्रुप और 3,000 करोड़ से भी ज्यादा के लोन। यस बैंक भारत का सबसे एग्रेसिव लोन देने वाला बैंक था। बिना ज्यादा पूछताछ के बाकी लोन ये दे देते थे। राणा कपूर की सोच थी रिस्क इज बिजनेस, और रिस्क में ही रिवॉर्ड है। लेकिन यही रिस्क बाद में देश की जनता के लिए लॉस बन गया, जो आपको पता ही है यस बैंक की हालत क्या हुई। अब यहां पर रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस और रिलायंस होम फाइनेंस को यस बैंक ने 2017 से 19 के बीच 3,000 करोड़ से अधिक लोन दे दिया। और ध्यान दीजिए, ये तब हो रहा था जब रिलायंस ग्रुप की कंपनियां पहले से ही डूबते कर्ज में थी। तो सवाल ये उठता है, जब पहले से कर्ज नहीं चुका रहे थे तो नया लोन क्यों लिया, और बैंक ने नया लोन क्यों दिया? क्योंकि आप जैसे लोग जाएंगे लोन देगा, यूं तो पहली बार ही ना दे, दूसरी बार की तो बात ही अलग है, बट यही होता है खेल। तो ईडी को जांच में पता चला है कि लोन देने से पहले प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस नहीं किया गया। लोन के लिए जो सिक्योरिटी ली गई थी वो या तो ओवर वैल्यूड थी या फेक। कुछ मामलों में बिल्कुल भी स्क्रूटनी नहीं की गई। यानी लोन देना बिजनेस डील नहीं था, एक सेटिंग था। क्योंकि आप समझो ना, कितना सारा ये पेपर वर्क करते हैं, सामने वाले का घर, अंगा, कपड़ा सब रखवा ले, और दूसरों को ऐसे दे रहे हैं। राणा कपूर पहले से जेल में क्यों है? क्योंकि यस बैंक ने कई फर्जी लोन दिए, आईएलएफएस, डीएचएफएल और अब रिलायंस ग्रुप। मार्च 2020 में राणा कपूर को ईडी ने ही गिरफ्तार किया था। उन पर आरोप था उन्होंने घूस लेकर लोन मंजूर किया। अब ईडी ये जांच कर रही है कि क्या रिलायंस ग्रुप के लोन में भी उसी सेटिंग का हिस्सा था। तो आप समझ लो कि ईडी तो ऑलरेडी राणा कपूर की चोटी पकड़ के बैठी है, और यह मामला हुआ तो किस तरीके से घुसता चला जाएगा। तो ये कहानी क्या बता रही कि अगर कोई बैंक अधिकारी प्रमोटर से मिलकर बिना जांच के लोन दे दे तो पूरा बैंकिंग सिस्टम हिल जाता है। और यही हुआ यस बैंक के साथ। बैंक की साख गिर गई, शेयर क्रैश हो गया। सरकार को यस बैंक को बचाने के लिए एसबीआई को भेजना पड़ा। यहां से कहानी और सस्पेंस वाली और गहरी होती है, क्योंकि मामला आता है फर्जी बैंक गारंटी का। एक ऐसा झूठ
जो कागज पर देश के सबसे बड़े बैंक की गारंटी लगाकर चलाया गया। मतलब इस कहानी का अब तक का मोस्ट शॉकिंग एंगल। कहानी शुरू होती है रिलायंस पावर से। रिलायंस पावर ने एक प्रोजेक्ट के लिए टेंडर जीता था सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ, जिसको शॉर्ट में कहते हैं SECI। और इन्होंने शर्त रखी, यानी SECI ने शर्त रखी कि आपको 68.20 करोड़ की SBI बैंक गारंटी जमा करनी होगी, तभी टेंडर फाइनल माना जाएगा। और रिलायंस पावर की ओर से गारंटी दी गई SBI की तरफ से साइन और स्टाम्प के साथ, लेकिन असल में वो गारंटी थी फर्जी। लगा झटका। तो कौन था इस घोटाले के पीछे? नाम सामने आता है पार्था सारथी बिस्वाल। डायरेक्टर किस कंपनी के? तो बिस्वाल ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के। ये कंपनी रिलायंस पावर की वेंडर थी या उससे जुड़ी थी, और उसने SECI को एक फेक बैंक गारंटी दी थी जिसमें लिखा था ये SBI द्वारा जारी गारंटी है। लेकिन जब SECI ने SBI से पुष्टि की तो जवाब क्या आता है? हमने ऐसी कोई गारंटी दी ही नहीं। तो सवाल आता है कि कैसे बनाया गया नकली डॉक्यूमेंट, और इस फर्जी गारंटी को इतना असली कैसे दिखाया गया, राइट? तो SBI का लेटर हेड कॉपी किया गया, मेल आईडी को स्पूफ किया गया, यानी नकली मेल आईडी बनाई गई, जैसे एग्जाम्पल के लिए @sbi.co.in। SBI के रीजनल मैनेजर के नाम से साइन किए गए, QR कोड और रेफरेंस नंबर भी फेक थे। यहां तक कि गारंटी में लिखा गया था इन केस ऑफ डिफॉल्ट SBI विल पे 68.2 करोड़ टू SECI। साफ सुथरा डिजिटल फ्रॉजरी का एक बेहतरीन नमूना। ईडी का इमीडिएट एक्शन होता है, तुरंत पार्थ बिस्वाल को गिरफ्तार किया जाता है। पूछताछ शुरू होती है कि भैया तुमने ये फर्जी गारंटी क्यों दी? क्या रिलायंस पावर को इसकी जानकारी थी? किसके कहने पर यह सब हुआ? यहां पर रिलायंस पावर ने सफाई दी और जवाब में कहा हमें इस फर्जी गारंटी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ये उन्होंने अपनी तरफ से दिया होगा। लेकिन सवाल उठता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपके नाम पे हो रहा है और आप ही की कंपनी के लिए गारंटी दी जा रही है, तो क्या आप इसकी जानकारी से अनजान हो सकते हैं? और जांच का रुख अब यहीं से मुड़ जाता है। आप सोच रहे हो किसी मूवी से कम नहीं है ये, इस पे वेब सीरीज बन सकती है, और आपको भी आज तक किसी ने इतनी आसान भाषा में बताया नहीं होगा, तो लाइक कीजिएगा। तो भैया सवाल आता है कि ये मामला इतना बड़ा क्यों हो गया? क्योंकि ये सिर्फ एक फर्जीवाड़ा नहीं था, ये था भारत के सबसे बड़े बैंक के नाम पर झूठ बोलना और सरकारी संस्था को धोखा देना। और सवाल भी खड़ा करता है कि क्या केवल बिस्वाल दोषी था, यानी एक आदमी के गले रस्सी बांध दी गई, या फिर एक ऑर्गेनाइज्ड फाइनेंशियल क्राइम था जिसमें कई लेवल पर सेटिंग थी? क्योंकि एक आदमी के नाम तो लगता नहीं है। तो सवाल आता है कि अब ईडी का एक्शन क्या होता है, जैसे सम्मान, अरेस्ट, लुकआउट नोटिस जैसी जो चीजें होती है। क्योंकि बात तो सिंपल है, जब 17,000 करोड़ का लोन, फर्जी बैंक गारंटी, अनगिनत सेल कंपनी की जानकारी आएगी तो ईडी की कार्रवाई होगी ना, क्योंकि यहीं से केस बन जाएगा देश का सबसे बड़ा कॉर्पोरेट फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन का। यहाँ पर कोई भी बिगिनर हो और उनको ये ना पता हो कि ईडी क्या करता है, तो ईडी एक ऐसी संस्था है जो मनी लॉन्ड्रिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड, हवाला, बेनामी संपत्तियों की जांच करता है। ईडी इस केस में एक्टिव हुआ PMLA के तहत, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी अगर किसी ने लोन लेकर उसका इस्तेमाल गलत जगह किया है तो वो सिर्फ धोखाधड़ी नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग है। अब ईडी ने सबसे पहले सम्मन भेजा अनिल अंबानी और उनकी टीम को। अनिल अंबानी यानी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन, अमिताभ झुंझुनवाला जो डायरेक्टर हैं, सतीश सेठ जो CFO हैं, और कई टॉप लेवल के अधिकारी हैं, जिसमें मोटा मोटा कहा जा रहा है कम से कम 6 सीनियर एग्जीक्यूटिव होंगे। इसके बाद दूसरा एक्शन होता है, अनिल अंबानी पर लुक आउट सर्कुलर जारी कर दिया गया। इसका मतलब क्या है? अब वो देश छोड़कर नहीं जा सकते हैं। अगर किसी एयरपोर्ट से बाहर जाने की कोशिश करते हैं, उन्हें वहीं रोक लिया जाएगा। और ये कदम तब उठाया जाता है जब एजेंसी को लगता है कि कोई आरोपी भाग सकता है या जांच से बच सकता है, जैसे कि कई लोग भाग के बैठे हैं। कौन बैठे हैं कमेंट में बता सकते हैं। तीसरा एक्शन, ईडी ने सिर्फ रिलायंस पर नहीं बल्कि उन सभी बैंकों को नोटिस भेजा जिन्होंने ये लोन पास किया, जैसे SBI, यस बैंक, ICICI, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, राइट, जो मैंने नाम बताए थे सारे, यूको बैंक, पंजाब बैंक, सिंध बैंक, और लगभग
12 से 20 बैंक मोटा मोटा इस तरीके से हैं जिसको गया। तो बात तो सही है, क्योंकि बैंक को भी नोटिस जाना चाहिए, वरना बैंक की भी तो किसी भी मली भगत कुछ भी हो सकती है ना। सवाल क्या है, बैंकों को सवाल क्या गए? तो बैंक से ये पूछा ईडी ने, आपने ये लोन किस आधार पर पास किया? क्या आपने कंपनी की साख और क्रेडिट हिस्ट्री ठीक से देखी? क्या आपको सेल कंपनी या फर्जी डॉक्यूमेंट की जानकारी थी? क्या आपके अफसरों को रिश्वत या किसी दबाव में लोन पास करना पड़ा? क्योंकि यही तो पता लगाना है कि क्या ये सिर्फ रिलायंस ग्रुप का स्कैम था या बैंक अधिकारी भी इसमें शामिल थे। क्योंकि जिस तरीके से आप भी सुन रहे हो, आपको क्या लगता है कमेंट में बता सकते हैं। अब ईडी के एक्शन के बाद रिलायंस ग्रुप ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि हम सभी जांच एजेंसियों के साथ पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। ये मामला पुराना है लेकिन हम इसे बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। उसी दिन रिलायंस पावर और रिलायंस इंफ्रा के शेयर में 4 से 5% तक की गिरावट आ गई। इन्वेस्टर घबरा गए और मार्केट में साफ संकेत, भरोसा टूट गया, भरोसा अब नहीं रहा। तो यानी अब टॉप लेवल के अधिकारी से पूछताछ होगी, फर्जी बैंक गारंटी के लिंक निकाले जाएंगे, पैसा कहां भेजा गया उसका पूरा ट्रैक होगा, बैंक में कौन कौन अफसर शामिल थे वो देखा जाएगा, सेल कंपनी को देखा जाएगा। जल्दी बैंक के अधिकारियों को भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। अब समरी क्या है, ये केस सिर्फ बिजनेस का लॉस नहीं रह गया है, ये केस बन गया है सिस्टम का शोषण करने वाली पावरफुल कंपनियों का पर्दाफाश। अनिल अंबानी ग्रुप अब केवल कर्जदार नहीं रह गए बल्कि एक क्वेश्चन मार्क बनकर खड़े हो गए हैं। तो अब आगे क्या होगा, इस कहानी से हमें सीख क्या मिलती है, और कुछ ऐसे हिडन फैक्ट इसी कहानी के जो मैंने अभी तक नहीं बताए हैं बट मैं आगे बताने वाला हूं। तो अभी तक आपने ये जान लिया कि कैसे 17,000 करोड़ का लोन लिया गया, सेल कंपनी की कहानी, फर्जी बैंक गारंटी की कहानी, ईडी का एक्शन और रिलायंस ग्रुप का जवाब। तो सवाल आप ही कहेंगे एक ही कि क्या अनिल अंबानी गिरफ्तार होंगे? तो ईडी की जांच तेज हो चुकी है, अनिल अंबानी और उनके सीएफओ से पूछताछ होगी। बिस्वाल की गिरफ्तारी के बाद सामने आ चुके नामों को जोड़कर केस मजबूत किया जा रहा है। अगर फर्जी दस्तावेज के लिंक सीधे रिलायंस ग्रुप तक जाते हैं, पैसा सीधे प्रमोटर की कंपनी में ट्रांसफर हुआ या कोई रिश्वत या दबाव के सबूत मिलते हैं, तो यहां पर अनिल अंबानी के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। इन्वेस्टर को ऐसे कंडीशन में इनकी कंपनियों से दूर रहना चाहिए। और मैं साफ साफ बोलूंगा, मैं पहले भी बोलता था कि भैया प्रमोटर कैसा है जिंदगी में सीख लीजिए। खाली शेयर तेजी हो रहा है तो मैं खरीद लूं, उसको ये ऑर्डर मिल गया तो मैं कर लूं, कभी जिंदगी में मत जाइए। बल्कि प्रमोटर कैसा है इसको देखिए, जो एक बार डुबा चुका है उस पर आप दोबारा विश्वास कर रहे हैं। तो ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है, क्योंकि हमारे खून पसीने की कमाई है। क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा नुकसान हमेशा होता है, चाहे किसी का ले लीजिए, रिटेल इन्वेस्टर को, जिसने रिलायंस इंफ्रा में किया हो, कैपिटल में किया हो। क्योंकि प्राइस गिरता है, कंपनी के डूबने का डर भाग जाता है, भविष्य में क्या होगा, कई सारे ऐसे सवाल आने लगते हैं। तो यहां पर ही ये चीज देखने वाली बात होती है। फंडामेंटल लगने लगता है खोखला है, ब्रांड नेम को देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको कुछ ऐसे हिडन और शॉकिंग फैक्ट बताता हूं ना, जो सुन के झटका लगेगा। अनिल अंबानी ने खुद कोर्ट में कहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है। फरवरी 2020 में जब यूके की अदालत में चाइनीज बैंक ने उनसे 5,000 करोड़ की रिकवरी केस में पैसे मांगे थे, तब ये उनका स्टेटमेंट था कि मेरे पास इतनी संपत्ति नहीं कि मैं पैसे चुका सकूं, मेरी नेटवर्थ जीरो। लेकिन उसी समय भारत में उनकी कंपनियां करोड़ों के लोन लेने में एक्टिव। तो ये क्या है भैया, संजोग है, कॉन्ट्रडिक्शन है, क्या है? दूसरा, एनबीएफसी के जरिए लीगल लॉन्ड्रिंग का सेटअप। रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कमर्शियल फाइनेंस एनबीएफसी के रूप में आरबीआई के कम सख्त रेगुलेशन में आते थे, और इनका इस्तेमाल अनिल अंबानी ने सेल कंपनी और रिलेटेड पार्टी को फंड करने के लिए किया। यानी इन कंपनियों को बैंकिंग सिस्टम का लूप होल बनाकर एक तरीके से क्या हो गया, कुछ लीगल टाइप लॉन्ड्रिंग। ये सवाल नहीं कर रहा हूं, ये मैं कह नहीं रहा हूं, जो चीज दिख रही है बस वो बताने की कोशिश कर रहा हूं। बाकी तो ईडी के जांच से सब सामने आएगा, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होगा। तो यहां पर मैं कोई ब्लेम नहीं कर रहा। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की भूमिका आ जाती है। दोनों कंपनियों की क्रेडिट रेटिंग काफी समय तक AAA से 1 थी, यानी हाईली सेफ। जबकि कंपनी के अंदर लोन डिफॉल्ट, कागजी ट्रांजैक्शन, नकली क्लाइंट की भरमार थी। और जब असली हालत सामने आई तब रेटिंग गिरी डी, यानी डिफॉल्ट। तो सवाल उठता है कि ये क्रेडिट रेटिंग एजेंसी कर क्या रही थी? यही पढ़ाई लिखाई है उनकी
या इन्हें भी मैनेज किया गया था? उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग, लोन डिफॉल्ट के बाद भी मिले लोन। 2018-19 के दौरान जब कंपनी पहले से ही कई लोन पर डिफॉल्ट थी, फिर भी आईसीआईसी, एक्सिस, एसबीआई जैसे बिग लोन क्यों लोन दिए? तो सवाल उठता है कि सिर्फ ब्रांड नेम रिलायंस देखकर बैंकों ने आंख मूंद ली, या अंदर अंदर सेटिंग चल रही थी? अनिल अंबानी के कई डायरेक्टर और सीएफओ पहले से सेबी के रडार पे थे, फिर भी उन्हें ग्रुप में प्रमोट किया गया, करोड़ों के लोन ट्रांजैक्शन मैनेज करते रहे। यानी गलती सिर्फ प्रमोटर की नहीं है, टॉप मैनेजमेंट भी भैया कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क में है। तो भैया मामला बहुत संदिग्ध है, और मुझे तो पर्सनली लगता है कि ये खुल के बाहर आना चाहिए, जिससे सबको सीखने को भी मिले। और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, जिसको पता चल सके कि भैया मामला क्या था और क्या है, राइट। और बाकी इन्वेस्टर लोग सतर्क हो जाइए, क्योंकि कोई भी आपके लिए नहीं बैठा है, सब अपने लिए बैठा है। तो आपको अगर अपने लिए चाहिए तो आपको सतर्क होना होगा, होशियार होना होगा, तभी आप कुछ कर पाएंगे। वरना पैसे डूबते रहेंगे, खाली इस कंपनी ने ऐसा कर लिया, लोन कर लिया, इसको ऑर्डर मिल गया, अब ये ऊपर जाने लग गया, मैं खरीद लेता हूं, मैं करोड़पति बन जाऊंगा। कुछ करोड़पति नहीं, रोडपति पक्का बनेंगे, और ये लोग करोड़पति बनेंगे। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइएगा।